राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे राज्यों के बॉर्डरों को हमने देखा कि एक बार फिर सुरक्षा की दृष्टि से उनको बंद करना पड़ा। कौन किसान रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बता दीजिए। कोई भी एक ऐसा हो जो मार्जिनल फार्मर्स में कितने हैं। रेंज रोवर पे झंडा लगाया गया है। सारे रेंज रोवर से नहीं आते, कुछ रेंज रोवर से भी आते हैं, कुछ ट्रैक्टर से भी आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से भी आते हैं, हर तरह के। आप जाके वहाँ देखिए तो सही। हो सकता है उस आंदोलन की अगुवाई कुछ बड़े किसान कर रहे हो, लेकिन उसमें जो बैठे हुए उसमें 2 एकड़ 3 एकड़ वाले भी हैं। ये जो है ये एमएसपी के लिए आंदोलन नहीं है, मोदी जी का ग्राफ गिराने के लिए आंदोलन है। जो आंदोलन का जो ये तरीका है इतना डरावना है कि पंजाब से निकलने के साथ और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी ढंग से सरकार मजबूर हो जाए, कुछ लाठियां चले, कुछ गोली चले, कुछ घायल हो, कुछ मरे और एक बड़ा इशू बना दिया जाए। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? सार्वजनिक रूप से आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम जन्मभूमि के बाद जो ग्राफ बढ़ गया उस ग्राफ को कम करने के लिए हम किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक पूरे आंदोलन की जो जिस तैयारी से आप आंदोलन कर रहे हो, जिस आंदोलन का उद्देश्य है, उस आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है। विनोद जी यही तो विरोधाभास है। और कितनी रेंज रोवर है वहां पर, चल के देखें, चल करके क्या सारे रेंज रोवर से ही आए हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। बीते एक हफ्ते में कई ऐसी चीजें हुई, कई ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे फैसले हुए जिनका असर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर बिल्कुल पड़ना है। लेकिन एक तस्वीर जो बीते एक हफ्ते में लगातार हम सभी के मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर छाई रही, वो थी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे राज्यों के बॉर्डरों को हमने देखा कि एक बार फिर सुरक्षा की दृष्टि से उनको बंद करना पड़ा। पुलिस की तैनाती देखी, किसानों के मार्च देखे, आगे बढ़ने की कोशिश देखी और ढेर सारी वार्ताओं के दौर भी देखे। और इन सब के बीच में सवाल कई सारे हैं कि क्या सरकार किसान संगठनों की बात नहीं सुन रही? इस बार ऐसा क्या हुआ जो किसानों को फिर से सड़क पर आना पड़ा? इस आंदोलन की टाइमिंग से लेकर इस आंदोलन में जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी को लेकर भी ढेर सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और इस बार आपके भी सवाल इस शो का हिस्सा हैं, जैसा हमने वादा किया था। उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, परिचय कराना शुरू करता हूं। अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इस विषय पर पहले भी हमने चर्चा की है, खुलकर अपनी राय रखी है। प्रेम सर मौजूद हैं, लगातार हिस्सा बने रहते हैं। एक एपिसोड में एक विराम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद और वो जो हम कहते हैं कि किसी भी खबर पर एक जो दूसरा नजरिया होता है उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल सर, हमेशा कहता हूं वो अनुभव, वो तमाम चीजें और सार जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। मतलब कमेंट बॉक्स पर हमने देखा कि वो जो एक सार होता है किसी विषय को समेटने की कोशिश। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, दूसरी बार आप शो का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बिल्कुल, ये उम्मीद है कि ये साथ बना रहेगा और ढेर सारे जो घटनाक्रम है उस पर हम आपको देखते रहेंगे। समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या बात कर रही है, क्या प्लान है और कौन है जो वार्ता में शामिल होगा, अंदर खाने की खबर खासतौर पर सरकार से जुड़ी वो। और विनोद सर, तमाम पहलुओं को और खासतौर पर ऐसे जब मामले होते हैं जिसमें अंडर द टेबल काफ़ी बातचीत होती है, कैसे नेगोशिएशन होते हैं, पहले भी जब इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जब उनकी रिपोर्टिंग आपने की है, उसका लाभ हमको मिलेगा। बिना किसी देरी के अवधेश जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहता हूँ और बहुत सीधा सवाल। कई सारे दर्शकों ने जब ये पूरा मामला चल रहा था, ढेर सारी रिपोर्ट हमने जब बनाई, उस पर एक चीज़ पूछी कि किसान पहले भी आए थे सड़क पर, सरकार ने बात सुनी थी, काफ़ी लंबा वो प्रदर्शन चला था, फिर कानून वापस हुए थे, अब एक बार फिर वैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है, भले ही उस डेंसिटी के साथ या फिर वो सारे के सारे संगठन ना हों। क्या जो इस प्रदर्शन की टाइमिंग है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले बात हो सकती थी, सीधे सड़क पर क्यों आए, क्या आपको ये आंदोलन किसी भी तरीके की राजनीति से प्रेरित लगता है? राजनीति से प्रेरित हो तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है। किसान संगठन भी अगर राजनीति करते हैं, किसी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, चुनाव में किसी को हराना और जिताना चाहते हैं, तो ये उनके अधिकार में शामिल है। इस पर कोई बंदिश नहीं हो सकती है, लेकिन वो कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी मांगों के लिए, अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हमारा संविधान आपको इसका अधिकार देता है। कानून की सीमाओं में रखते हुए कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। ये पहली बार देख रहा हूं कि इस आंदोलन को ऐसा लग रहा है जैसे देश के अंदर छोटे मोटे युद्ध की तैयारी से आप आए हैं और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन जिसको सत्याग्रह करते हैं वो नहीं है।
ट्रैक्टरों को आप देखेंगे कि ट्रैक्टरों के हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, स्पेशल बने हैं, हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, उसमें हाइड्रोलिक इंजन लगाए गए हैं, उसमें उसको टैंक की तरह बदलने के लिए आगे देख रहे हैं कि लोहे के वो सारे लगाए गए हैं, उसको जेसीबी की तरह उसको बनाने की कोशिश हुई है, उसका स्पीड कैसे बढ़े कि वो बैलेंस रहे, वो अगर तेजी से भी चले तो वो टूटे नहीं। ये सारी तैयारी, आखिर इसका मतलब ये कौन सा आंदोलन है कि इतनी तैयारी से जूट का जो है टन का टन जूट साथ में चल रहा है। लोग ट्रेंड लोग हैं, जो दूसरी ओर से आंसू गैस के गोले आए तो उसको एकदम ऊपर से ही पकड़ो और उठा करके फेंक दो। तो ये सारी ट्रेनिंग कहां से हुई है, कौन है इसके पीछे कराने वाले? एक एक ट्रैक्टर को आखिर कोई गाड़ी हम लेते हैं नॉर्मल, और जब उसको अपने अनुसार बनवाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है? और क्या ये सारे ट्रैक्टर अगर खेती के उपयोग में बाद में आ सकते हैं? क्या ये वापस होने के बाद ये खेती के लिए ट्रैक्टर है? इतने सारे ट्रैक्टर नए कैसे बने हैं? तो ये बड़ा मतलब एक डरावना दृश्य है। ये आंदोलन में आपकी मांग सही है गलत है उस पर तो विवाद हो सकता है, आपसे सरकार के पक्ष क्या है उस पर भी बहस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन का जो ये तरीका है इतना डरावना है कि पंजाब से निकलने के साथ और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी ढंग से सरकार मजबूर हो जाए, कुछ लाठियां चले, कुछ गोली चले, कुछ घायल हो, कुछ मरे और एक बड़ा इशू बना दिया जाए। अगर आप पीछे लौटते हैं तो जब पिछली बार, पहले तो पंजाब से ही पिछली बार भी शुरू हुआ था जी। आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन शुरू में जो है उस किसान आंदोलन से उनको लगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब दगा कि भैया वहां तो सब तोड़ फोड़ करने लगे, रेलवे पर पटरी उखाड़ने लगे, जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं उनके कार्यालयों पर तोड़ फोड़ होने लगा, मॉल में तोड़ फोड़ होने लगे, 1500 के ज्यादा मोबाइल टावर उखाड़ दिए। जब वहां से निवेशक पंजाब छोड़ के जाने लगे तो अमरिंदर सिंह ने सबको समझाया यार ये तो केंद्र का काम है, पंजाब को क्यों तोड़ फोड़, दिल्ली जाओ। फिर दिल्ली आने में मदद किया, उसको बजाया, और उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने। तो पहले से ही इस प्रकार का जो ये आंदोलन रहा है, और उस आंदोलन में देखिए क्या भाषा हो रही है। एक आदमी बड़े टीवी जो कुछ है सबके सामने है, जो इस आंदोलन के मुख्य वार्ताकार हैं डल्लेबाल जी, उनका वीडियो है, वो कह रहे हैं कि भैया देखो हम तो पहले भी कहा था कि मोदी को इतना, मोदी बहुत पावरफुल हो गया है, ये ठीक नहीं है, मैं पहले भी इसको बोल चुका हूं। एक आदमी उसमें कह रहा है कि पंजाब में पिछली बार तो मोदी लौट के चला गया था, इस बार लौट करके नहीं जाएगा। कोई उसमें पंजाब के अलग राज्य की मांग करा, ये करा नहीं, हम तो मणिपुर हिंसा, पहलवानों का, नूह की हिंसा, अग्निवीर सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मतलब ये किस चीज का आंदोलन है? मतलब आंदोलन का तरीका, एक भयावह परिस्थिति, इसकी पृष्ठभूमि, इसके नेताओं की आवाज, और इससे यह पता चल रहा है कि यह जो आंदोलन है वो किसान संगठन के चेहरे तो है, किसानों के नाम पर है जी, लेकिन इसमें न तो कोई एक निश्चित इसकी दिशा है, न कोई एक निश्चित नेता है। कुछ लोग बातचीत करने के लिए नेता बने हुए, लेकिन पीछे जो शक्तियां हैं वो कैसी कैसी हैं, खालिस्तान की भी बात करने वाले सामने आ गए हैं। इसलिए आंदोलन के नाम पर एक डरावना परिदृश्य अगर यह वातावरण बन गया देश में, तो इस ढंग से अगर आंदोलन होने लगे भारत में तो एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी, हिंसा और अराजकता पैदा होगी, और बहुत सारी शक्तियां देश में जो हिंसक शक्तियां हैं इसी प्रकार से आंदोलन का रुतबा करके सड़कों पर उतरेंगे, और क्या करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए इस आंदोलन का, इसकी मांग गलत है, सही है, एक पक्ष है, लेकिन इस प्रकार के हिंसक, उग्रवादी और पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण करके लड़ने वाले आएंगे, उनको सत्याग्रह का ही लोकतांत्रिक दृष्टि से आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। देश के जो भी वास्तविक आंदोलनकारी हैं, विवेकशील लोग हैं, किसान संगठन है, दूसरे उनसे दूर रहना चाहिए, इनका बायकॉट करना चाहिए, और किसी भी प्रकार से इन पर अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत वाजिब सवाल आपने जो उठाया प्रेम जी, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया साइट पर आप इस आंदोलन के समर्थन में, या जब आंदोलन हो रहा था या पिछली बार भी हुआ था, आपने कई तर्क अपने रखे थे। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि आंदोलन की मांग सही है गलत है की डिबेट बाद में आएगी, लेकिन उसका जो स्वरूप है, जो प्रकार है, जो बाकियों को दिक्कत है, जो उसमें एग्रेशन दिखाई दे रहा है, जो उसमें आक्रामकता दिखाई दे रही है, क्या आप इसको वाजिब मानते हैं? आंदोलन का यही तरीका होना चाहिए कि अगर रोकने की कोशिश हो तो धक्का दे दीजिए, उस तैयारी के साथ आइए कि नहीं घुसेंगे, और फिर वो तस्वीर का एक कहीं ना कहीं डर रहता है। इस बार लोगों ने कहा कि बॉर्डरों को देखिए, उसका एक दूसरा तर्क भी है ना, बॉर्डरों को इसलिए भी इस तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि फिर 26 जनवरी भी देखा गया था, तो उसकी तैयारी तो होना बहुत जरूरी है। उत्कर्ष जी, आंदोलन जब तब तक जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण
लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, ये तमाम चीज़ें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों के मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दें। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीज़ें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब आप सरकार जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी, सरकार तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब सरकार जब बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो, आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए। आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। ये एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता, कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई? हिंसा भी हुई है और हिंसा को बर्दाश्त भी किया गया है। यहाँ तक कि जेलों में भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, इसके बावजूद कि उसका नेचर क्राइम वाला होता है आंदोलन के दौरान। क्यों? क्योंकि फाइनली हम समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं। ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कौन सी नई मांग आ गई भाई? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है। तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके, और अब कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम। तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सड़क पर है और आंदोलन को दोष देना, आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे है वैसे। इधर वार्ता चल रही है तो रात में आंसू बम गिराने का क्या मतलब है? रात में आंसू बम गिराएंगे आप? ये इजराइल और हमास की लड़ाई बना दिया है क्या आपने? और ये जो हालात बना दिया, और उसके बाद अगर कोई बेचैनी में कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसको देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही वो लोग हैं जो जनता पर, अपनी जनता पर आसमान से बम गिरा रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है, और इसका जवाब जनता देगी। जो प्रेम जी ने कहा राकेश जी, उस बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, जहां उन्होंने कहा कि जनता जवाब देगी और जनता की बात। अब स्क्रीन पर आप लोग सभी के लिए जो किसान आंदोलन पर जो तमाम रिपोर्ट्स आई, उसमें कुछ कमेंट्स आए, हमने कुछ कमेंट्स उसमें से रखे हुए हैं। और जो हम हमेशा कहते हैं अपने दर्शकों को कि अगर जो भी कमेंट होगा विषय पर जुड़ा होगा, मर्यादित होगा, हम उसको शो का हिस्सा बनाएंगे। एक हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश, उन्होंने कहा कि भारत में और भी लोग हैं
और भी किसान संगठन भी हैं। मैं अगर सवाल को और थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ तो जहाँ पर यहाँ जनता लिखा है, मैं उसको किसान संगठन ले लेता हूँ कि भारत में और भी जनता है, उनको तो सरकार से परेशानी नहीं हो रही। और उसमें कई लोग जो बोल रहे हैं कि और भी तो किसान संगठन हैं, क्यों दो ही राज्यों के किसान संगठन इस बार उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? पिछली बार में और इस बार में वो किसान संगठनों की सहभागिता का तो फर्क हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए सवाल वापस आ जाता है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि जहां सरकार अलग राज्य में अलग पार्टी की है वहां पर तो संगठन बहुत एक्टिव हैं और जहां पर दूसरे हैं वहां नहीं है, और दूसरा कुछ संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से इस बार अलग रखा हुआ है जो पिछली बार शामिल थे। तो क्या कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो और सारे किसानों की बात नहीं है? दो तीन विषय अलग अलग है, जब आप उनको जोड़ेंगे तो सारी चीजें 2020 का जो आंदोलन है उसमें दर्शन पाल की तरफ से ये कहा गया कि ये राजनीतिक नहीं, इसलिए जिसको राजनीति करना है वो इस संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर हो जाए। राज्यपाल बाहर हुए, 93 सीटों पे पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ा, सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। उसके बाद उनको संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर दिया गया। बाद में उन्होंने एक नया संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और 2024 का जो आंदोलन है वो उसी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है। इसलिए पिछली बार के जो संगठन थे वो इससे खुद को दूर रखे हुए हैं। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन का के अध्यक्ष का जो एक नया वीडियो आया है सामने, उस वीडियो में उनकी तरफ से जो कहा गया है वो स्पष्ट करता है कि ये जो है ये एमएसपी के लिए आंदोलन नहीं है, मोदी जी का ग्राफ गिराने के लिए आंदोलन। तो कुल मिला के जो स्पष्टता ये हो रही है कि ये आंदोलन किसान हित पे नहीं है, राजनीति हित पे है। तो लोगों की समझ में आ रहा है। दूसरा, उत्कर्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि भारतीय इतिहास में ये पहला आंदोलन है जितना हाईटेक तरीके से हो रहा है। मतलब महंगी गाड़ियों से किसान आ रहे, मॉडिफाइड ट्रैक्टर है। तो जो इस राज्य का किसान इतना समृद्धशाली है उसको क्या एमएसपी की ज़रूरत है? एमएसपी की जिन राज्य के किसानों को ज़रूरत है वो किसान क्यों नहीं आ रहे आंदोलन में? रही बात मोदी जी के खिलाफ वाली, तो मैं एक छोटे से शहर मध्य प्रदेश से आता हूँ। मुझे पता है कि जो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ का किसान है उसके जीवन में जो इनको साल भर में मोदी जी की तरफ से किसान सम्मान निधि मिलती है उसकी कितनी कीमत है? 2 बार मिलती है, 2 रबी की खेती के लिए। उस समय पर उनका बीज और खाद के लिए ज़रूरत होती है। वो 3,000 रुपये उनके लिए उस समय बहुत ही मूल्यवान होता है। और जो बार बार ये विरोध किया जा रहा है कि मोदी का ग्राफ गिराना है, साफ है कि सारा एजेंडा लोकसभा चुनाव को लेके। और आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी रामकृपाल सर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और वापस जो मैंने कहा कि हम दर्शकों की इस बार बात रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कई और कमेंट हमारे पास ऐसे आए जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्टिव कमेंट हो गए। पिछली बार आंदोलन हुआ, ये बात आई कि भाई हम इसको राजनीति से अलग रखेंगे या दूर रखेंगे। राजनीतिक दल जब समर्थन करते हैं, राजनीतिक दल समर्थन की बात करते हैं, चाहे वो न्याय यात्रा में राहुल गांधी हो या बिहार में तेजस्वी हो। अब जैसे देखिए ब्रिजवासी है, उनका कमेंट है कि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है तो लोग ये मान रहे हैं। फिर राम बाबू यादव हैं, वो लिखते हैं कि इसमें और भी पार्टियां हैं जो शामिल हैं। और ये जो कमेंट आ रहे हैं, लोगों का जो मन बन रहा है, क्या वो इसीलिए है कि मुद्दे की बात कम हो रही है और बाकी बातें ज़्यादा हो रही है? और से अगर जायज़ मुद्दे भी हैं, क्या आपको लगता है जिस रूप में आंदोलन हो रहा है वो जायज़ मुद्दों की बात भी नहीं हो पा रही? देखिए, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई विचार नहीं रखूंगा। मैं जो कुछ थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं खेती का, मैं एक पत्रकार के नाते बचपन में जो तथ्य हैं, अगर कोई गलत तथ्य रख रहा हूं तो कोई उसको करेक्शन मतलब सही कर सकता है। मैं विचार कुछ नहीं रख रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। पहली बात तो ये जो आपने अभी सवाल किया है, हम लोग इतनी देर से बातचीत किए, इसमें कहीं भी वो मुद्दे आए कि किसान का दर्द क्या है, किस बात की बात है, क्यों? पहली बात तो ये है किसान की बात जी। दूसरी बात, जो लोग ये हैं वो क्या किसान हैं क्या? मैं कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। इस देश में जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया, 2 एकड़, ध्यान रखिएगा, 2 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्डिंग वाली आबादी पूरे देश में 8% है। 8%, 92% जो है देश का किसान, वो 2 एकड़ से कम का है। और 2 एकड़ तो अपर लिमिट है जी। अब आप समझ लीजिए। और मैं आपको पंजाब के बारे में बता दूं, जब ये
86 में जो आंदोलन चला था पंजाब का, जो भी कह ली उसको नाम दे लीजिए, उस समय आपको याद होगा एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। ये सन 86 की बात है, मैं समझ रहा हूँ अगर मैं करेक्ट हूँ। 85, हाँ 85 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। कोई भी उसको गूगल करके सर्च कर सकता है। उसमें जानते हैं वो विशुद्ध रूप से वो कोई आर्थिक कारणों के लिए वो लड़ाई नहीं थी, आप जानते हैं। जो पंजाब का उस समय सेपरेटिस्ट मूवमेंट था सारा का सारा। लेकिन जो लोंगोवाल जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, आनंदपुर साहिब तो पूरा नाम से ही आप समझ रहे हैं उसका एक रिलीजन धर्म। उसमें एक क्लास था कि पंजाब में लैंड सीलिंग 14 एकड़ मिनिमम की जाए, जबकि उस समय पंजाब में 2 एकड़ से ऊपर के फार्मर सिर्फ 5% थे। और मैं ये 86 की बात कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि ज़मीन, दुनिया में हर चीज़ बढ़ सकती है ज़मीन के सिवा। तो अगर ये रेशियो उस समय था तो आप कल्पना कीजिए 86-87 में अगर 5% ही, यानी 95% जो थे वो 2 एकड़ से कम के थे, तो आज सोच सकते होंगे कि वो 1 एकड़ से भी कम के उसमें बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। क्योंकि एक होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, फिर अलग होता है भूमि बंटती। लैंड ऐसे होता है कि जो जमींदार था वो भी 40 साल में मार्जिनल फार्मर हो गया है। आप यूपी बिहार में चले जाइए, कोई किसान आजकल शायद ही हो जिसकी लगान लगती है, क्योंकि 2 एकड़ से कम अगर आपके नाम ज़मीन है तो लगान नहीं लगती। तो आप ये बताइए, दूसरी चीज़ जो MSP, अभी तक तो बाकी मुद्दे ठीक है, बाकी मुद्दे जैसे लोग कह रहे हैं कि हमको बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर केंद्र कोई कमिटमेंट अगर वो दिया है तो वो सिर्फ होगा कि हम आपकी तरफ से अनुरोध करेंगे। केंद्र सरकार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना सकती जी। और अगर आपराधिक मुकदमे उस समय के दर्ज हैं तो आप तय मान लीजिए कि वो राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी। अगर किसी के ऊपर मर्डर का केस है तो मर्डर के केस में नहीं होगा कि हम किसानों की मांगे मान रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। पहली चीज़ तो लोग समझ लिया करें। इवन एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, MSP का भी एक डेटा मैं अनुरोध करूँगा, अगर किसी के पास हो दीजिए। जो पिछली किसान जब हुआ था उसके बाद से MSP का डेटा एक निकाला जाए कि सरकार ने MSP में कितने राशि टोटल दी है और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा गया है। बिहार को भी देखा जाए, यूपी को भी देखा जाए, केरल को भी देखा जाए, महाराष्ट्र को भी देखा जाए, पंजाब को भी देखा जाए, और ये देखा जाए कि आबादी के हिसाब से उसका मैक्सिमम किस पर गया है। मोर देन 50%, जहाँ तक मेरा एक रफ है, वो सारा का सारा पंजाब के पास जाता है। और पंजाब में जहाँ 95% की पॉपुलेशन 2 एकड़ से कम की है, क्या वो किसान आया है 95% वाला किसान? अगर मुझे कोई जाके बता दे कि हाँ इनके पास 1.5 एकड़ की खेती है और वो आज यहाँ MSP के लिए आंदोलन कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये किसान का आंदोलन है। नहीं तो मैं कहूँगा कि ये आंदोलन किसान का नहीं है। रही बात ओवरऑल किसान की तकलीफ़ें हैं और वो आज से नहीं हैं। मैंने खुद टिकैत का आंदोलन हुआ था, विनोद जानते होंगे, टिकैत यहीं बैठे थे मेरठ में। मैं खुद पैदल चल करके, जहाँ करीब 4 किलोमीटर पैदल जाना होता था, बड़ी बड़ी डालियों से सड़क रोक दी गई थी, वो पेड़ काट के तने रख दिए गए थे। हम गए थे टिकैत के आंदोलन, ये तो सन एग्जैक्टली मुझे नहीं, 86-87 की बात है। किसान आंदोलन हर समय होता रहा, होता रहेगा, जेन्युइन बात है। देखिए बात सिंपल ये है, इसकी जड़ कहाँ है। खेती लाभकारी कैसे होगी, और ये दुनिया का सारी रिसर्च जितने भी हैं, चाहे स्वामीनाथन का पढ़ लीजिए, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आप आधे 1 एकड़ की खेती में आप गेहूं पैदा करोगे, चना पैदा करोगे, बाजरा पैदा करोगे, क्या पैदा करोगे? हो क्या रहा है, किसान के नाम पर बटाई की खेती, जिसको उत्तर प्रदेश में बटाई कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, कूत या बटाई, पंजाब में हुंडी कहते हैं। आप एक किसान है, उसने 10 किसानों से अपनी ज़मीनें ले ली हैं और पर फसल फिक्स हो गया कितना पैसा हम आपको देंगे, और वो जो है वो सारा का सारा उसके नाम पर अलग अलग होता है,
वो एमएसपी पर जाके बेचता है और सारा माल उठाता है। सवाल वो भी ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक 95% किसान एमएसपी से दूर है तो किसके लिए डिमांड हो रही है? पहली बात तो यह है कि 2 एकड़ की फसल को, 2 एकड़ की खेती को आप लाभकारी कैसे बनाएंगे? मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था इस पे, बहुत पहले मतलब 80s में, कि भूखे रोज उगा करती हैं, फसलें बोया करते हैं। ये मैंने लिखा था कि भूखे रोज उगा करती हैं, फसलें बोया करते हैं। इसका कुछ हो 1.5 एकड़ का, आधे एकड़ का किसान कभी भी कुछ भी कर ले, आप उसको, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कोऑपरेटिव फार्मिंग की है। मोदी जी ने जो 3 कानून लाए थे जिनको काला काला कहा जा रहा है, मोदी ने नहीं कहा कि मैं काला कानून वापस ले रहा हूँ। मोदी ने कहा कि ये कानून आम किसान के हित के लिए था, मेजॉरिटी के लिए, 90 वर्सेस वो 10% जो आप कह लीजिए। लेकिन लोगों ने षड्यंत्र करके उस कानून को वापस करने मजबूर किया। और मैं बता दूं, हम भी अगर रहे, हम तो उम्र पर, सिवाय इसके कि आप मार्केट को, किसान को मौका दीजिए और मार्केट तक जा सके और अपनी चीज़ का दाम ले सके, वरना ये दुनिया में हर जगह है। यूरोप में भी ये क्राइसिस चल रही है, सब्सिडाइज वहाँ भी है, सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको जो खेती लाभकारी ही नहीं है उस पर आप ये कहेंगे और बाद में सिर्फ एक शब्द निकल गया, अन्नदाता। इसका मतलब है डॉक्टर जो है वो जीवन दाता, जो है ईंधन पेट्रोल दे रहा है वो ईंधन दाता। अरे ये दाता का क्या मतलब होता है? इस समाज में हर आदमी काम कर रहा है। जो मजदूर ईंटें ढो करके आपकी फसल बना रहा है वो दाता नहीं है। तो देखिए ये सब जो है ना, सब उस सेक्शन में बांटना अनावश्यक। एक बात जैसे प्रेम कुमार जी ने एक उदाहरण दिया था, गलत वो था कि डॉक्टर भी हड़ताल पर, डॉक्टर हड़ताल पे जाता है तो किसी हाईवे पर नहीं बैठता, वो अपना काम बंद कर देता है। किसान भी अपना काम बंद कर दे, कोई नहीं कह रहा है कि तुम खेत जोतो, अपनी फसल मत उगाओ, लेकिन तुम अपना काम बंद करके जाओगे और दिल्ली के उस मजदूर का जो रोज़ दिहाड़ी करके अपना पेट भरता है वहाँ रोकोगे बैठ करके कि नहीं जाओगे। आज दिल्ली में परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और आप कहेंगे कि तो हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अगर आपका है, रसिया में जब आज़ाद हुआ देश तो एक महिला सड़क पे बीच हाईवे पे जा रही थी, उसने कहा अब तो हम आज़ाद हैं। तो किसी ने कहा कि माता जी वो ट्रक वाला भी आज़ाद है जो सामने से आ रहा है ना। हर चीज़ को सरकार को गाली दे देना और कहना कि जो भी निकले हैं, आंदोलन और अराजकता में फ़र्क है, षड्यंत्र है। और मैं कहता हूं कि आज कितने लोग आए हुए हैं, कौन किसान रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बता दीजिए। कोई भी एक ऐसा हो जो मार्जिनल फार्मर, इसमें कितने हैं? रेंज रोवर पे झंडा लगाया गया है, रेंज रोवर जमींदार भी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं खरीद सकता भाई साहब। आज तो खैर जमींदार रहे नहीं, जो सीलिंग है उस अपर लिमिट वाला भी किसान रेंज रोवर नहीं खरीद सकता है। रेंज रोवर पे झंडे लगा के और इसके बारे में तो अवधेश जी ने बताया कि कैसे कैसे तैयारियां ट्रैक्टर हैं और कैसे कैसी चीज़ें, उनमें बाकायदा मॉडिफिकेशन किया गया है। मैं तो देख रहा था एक फ़ोटो में, लग रहा था कोई ये जैसे वो गाज़ा में इसराइल के टैंक, वो टैंक चल रहे हों, वो शक्लें दी गई हैं। ये कौन सा किसान का आंदोलन है? ठीक है, अब जो कह रहे हैं समीर जी, मैं आपके पास भी आता हूँ और वही वाली बात, हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी वही लिखा है कि ये टाइमिंग का भाजपा को भी फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि जो परसेप्शन बना जिसमें सारे संगठन नहीं हुए, जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी दिखी, हालांकि इस बार वो दिल्ली के अंदर नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद। और दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र भी रामकृपाल सर ने भी किया, कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स को पढ़ना और भाजपा के वो मैनिफेस्टो में शामिल हिस्सा रहा है कि हम उन बातों को लागू करेंगे। भारत रत्न तो हो गया, लेकिन वो नीतियाँ वो किसानों तक कब पहुँचेंगी, सरकार उसको लेकर क्या तैयारी कर रही है? देखिए, मुझे लगता है जो पहला आंदोलन जो चला था किसानों का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे, वो मुझे लगता है 370 या 375 दिन का आंदोलन चला था। इतने दिन आंदोलन चलने के बाद सरकार ने आखिरकार किसानों की बात मानते हुए वह कानून वापस ले लिया था। सरकार की तरफ से एक बड़ी गलती उस समय ये हुई थी कि 1 साल तक आप उस कानून को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाए। आपने 1 साल तक उस कानून को चलने दिया, उसके बाद आपने वापस लिया, और जब वापस लिया तो आपने किसानों से कुछ आश्वासन दिए थे कि आपकी जो मांगे उस पर विचार किया जाएगा, कमेटी बनेगी और उसके ऊपर सरकार उचित निर्णय लेगी। मुझे लग रहा है जब सरकार को ये पता था कि जब किसान जो आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन कितना मजबूत होता है, कितनी तैयारी से आते हैं और कितने संसाधन और सुविधाएं उनके पास रहती है।
अब कोई भी आंदोलन होगा तो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष लेने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब वह भी आंदोलन का लाभ लेने की कोशिश करती थी। कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें दूसरे पक्ष जरूर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, उसका राजनीतिक लाभ दिया जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी राजनीतिक दल पर्दे के पीछे शामिल रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था तो क्या उसमें जनसंघ और बाकी लोग शामिल नहीं थे? क्या उन्होंने उसको समर्थन दिया जयप्रकाश नारायण को? इंदिरा गांधी पद से चली गई, फिर वो लोग सत्ता में आए, और उसी में से चरण चौधरी सिंह ने इंदिरा गांधी से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाई जिसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो आंदोलन का राजनीतिक लाभ सब दल लेते हैं, मौके की नज़ाकत देखते हुए सबको लगता है कि जिसका जितना लाभ ले सकते लेना चाहिए। इस आंदोलन के अंदर भी राजनीतिक दल शामिल होंगे, ये सरकार को बहुत अच्छे से मालूम था। 375 दिन कोई अगर आंदोलन चलता है लगातार तो निश्चित रूप से बिना किसी आर्थिक और किसी राजनीतिक दल के समर्थन से इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लग रहा है सरकार ने जब वो 3 कानून वापस लिए थे उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम इसे विचार करेंगे, तो मुझे लग रहा है सरकार को इसके बीच में निर्णय ले लेना था, किसानों से बातचीत करके इसका कोई हल निकाल लेना चाहिए था। क्योंकि अगर किसान बैठेंगे तो ये जो समस्या जो पहले हुई थी उस समय तो वो दिल्ली आ गए थे, उन्होंने ट्रैक्टर को जेम्स बॉन्ड बन गए थे, ट्रैक्टर पर उन्होंने लाल किले के ऊपर करतब दिखाए थे, ITO पे करतब दिखाए थे। तो सरकार को इस बात को अंदाजा था कि जो पहले हुआ था वो इस बार फिर हो सकता है। हालांकि इस बार हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया जिसके कारण वो दिल्ली में नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़े इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने थोड़ी इसके अंदर लापरवाही रही। किसानों के सिर्फ एक मांग तो है नहीं कि MSP अब वापस लागू कर दिया जाए सब, इसके किसानों के 12-15 मांगे, उसके अंदर कुछ मांगे ऐसी थी जो सरकार पहले पूरा कर सकती थी। आपके ऊपर मामले चल रहे हैं वापस ले सकते हैं, आपके ऊपर जो लोन का मामला है वो वापस ले सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट कहा है इसमें से हम ये चीज़ अभी लागू करते हैं, ये चीज़ें लागू करने के लिए हम कमेटी बना देते हैं, वो समय आने पर लागू कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है जब इतनी मांगे जो उनकी पुरानी पेंडिंग थी उसमें से अगर आप 4 या 5 मांगे भी जो ऐसी है जिसे पूरा किया जा सकता था, सरकार अगर पहले कर लेती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार इस मामले में थोड़ी सरकार से चूक हुई है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है तो किसानों को भी अभी समझना चाहिए कि इस तरीके से सरकार के खिलाफ या अपने आंदोलन को इस तरह से रंग देकर कि जो आंदोलन आप एक किसानों की बात के लिए आंदोलन कर रहे हो, अगर उसमें आप ये मैसेज दे रहे हो कि दल्लेवाला का ये बयान सार्वजनिक रूप से आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम जन्मभूमि के बाद जो ग्राफ बढ़ गया उस ग्राफ को कम करने के लिए हम किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एक पूरे आंदोलन की जो जिस तैयारी से आप आंदोलन कर रहे हो, जिस आंदोलन का उद्देश्य है उस आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है। उनका उद्देश्य किसानों का भले ये नहीं होगा, लेकिन आपके नेता ने अगर ये बयान दिया है तो ये पूरे किसान आंदोलन की छवि खराब होती है इससे। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसान नेताओं को बचना चाहिए। आपके जो मुद्दा है, जो मामला है, जिस आपकी जो मांगे सरकार से, आप उसके ऊपर आपको ध्यान रख के बात करना चाहिए थी। आप उसको राजनीतिक रूप से अगर बयान दोगे तो निश्चित रूप से उसका यह माना जाएगा कि राजनीतिकरण हो रहा है और उसके पीछे राजनीतिक लोग शामिल हो गए। तो मुझे लग रहा है कि अब सब 2 बार बैठकें हो चुकी है, अब फिर रविवार को बैठक होने जा रही है, चौथे दर की बैठक होगी। दोनों ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और उम्मीद है कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि रविवार तक सरकार और किसान आंदोलन के जो नेता उनके बीच जो बातचीत होगी उसमें कोई रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में थोड़ी पहल करके इस मामले को निपटाना चाहिए। ठीक है। और विनोद सर, ये सवाल में उसका जिक्र कहीं ना कहीं आ गया, लेकिन मैंने जानबूझकर रोक कर रखा था क्योंकि आपने अभी भी जैसी बात आई चर्चा के दौरान कि आपने वो आंदोलनों को देखा है, जब इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए उसकी ज़मीन पर रिपोर्टिंग की है। हम भी जब पढ़ते हैं पुराने आंदोलनों के बारे में, हमको दिखाई देता है जब आंदोलन हो रहे थे तब भी दिल्ली मार्च की कोशिश हो रही थी। हर बयान में हर नेता वो समस्या बता रहा था कि वो चलना क्यों चाहता है। अब जब नेताओं से बात होती है या जो वो पूरा परसेप्शन है जो जनता के बीच में भी जा रहा है, दोनों ही पक्षों से विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं दिल्ली आने दो, वो ये नहीं बोल रही कि वो क्या मूल मांग है वो पूरी कर दो। वो बोल रहे हैं कि दिल्ली क्यों नहीं पहुंचने दिया रहा है, दिल्ली क्यों बंद हो गया। दिल्ली पहुंचना मांग थोड़ी है। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो जो असली मूल मुद्दा है वो गौण होता जा रहा है? फिर वो जो सारे बयानों का जिक्र आ गया, चाहे वो किसान नेताओं की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे विपक्षी पार्टियों की ओर से हो, मुद्दा छूट गया। देखिए, पहले दिल्ली वाली बात बताऊँ। पंजाब के किसान, पिछले आंदोलन में बात कर रहा हूँ, दिल्ली आने से पहले लंबे समय तक वो करीब 40 दिन तक ट्रेन रोके हुए थे। कितनी चर्चा हुई थी उसकी? कोई चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। देश के तमाम कोनों में आंदोलन होते हैं और बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, क्या चर्चा होती है? मराठा आंदोलन, वो जांगड़े साहब अनशन पर हैं, कितनी चर्चा हो रही है। जब वो बंबई के लिए चलते हैं तब चर्चा होती है। तो दिल्ली चलो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी आंदोलन के लिए, दिल्ली हम पहुंचेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, मीडिया में चर्चा होगी और सरकार तक बात पहुंचेगी, इसलिए दिल्ली चलो महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी आंदोलन के लिए, चाहे वो आदिवासी हों चाहे मजदूर हों। अभी OPS को लेकर रैली फिर होने वाली है, अभी दिल्ली में हुई तभी, और अब तो ये होने लगा दिल्ली में कितनी बड़ी रैली हो जाए उसकी भी चर्चा कई बार नहीं होती है। तो अब अगर चर्चा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे लोग?
दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं कि दिल्ली कोई किसान पहली बार आए हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और महेंद्र सिंह टिकैत आकर के लाव लश्कर समेत बोट क्लब पे बैठ गए थे जी। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर एक बड़ी रैली कांग्रेस ने प्लान कर रखी थी और वो आके 3-4 दिन पहले ही बैठ गए थे। अब समस्या थी कि क्या करें, खाली कराएं, कैसे कराएं। ना उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, ना उन पर लाठियाँ चली, ना उन पर आंसू गैस चले, ना सड़कें खोदी गई। वो भी 1-1.5 लाख लोग थे कम से कम, पूरा बोट क्लब दोनों तरफ भरा हुआ था और ज़्यादा ही होंगे। और उसके बाद उस तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यक्रम का स्थल बदल के लाल किला मैदान कर दिया। किसानों से बातचीत हुई, बलराम जाकर जी, नटवर सिंह जो उस वक्त नेता, नरेश पायलट, ये लोग लगातार टच में रहे और बाद में शांतिपूर्वक तरीके से किसान वापस चले गए। कितनी मांग मानी गई, कितनी नहीं मानी, अलग बात है, लेकिन एक मैनेजमेंट हुआ। मेरठ में मैं था, जिसकी चर्चा रामपाल जी कर रहे थे। करमुखेड़ी में गोली चली थी शामली में, उसके बाद टिकैत ने मेरठ धरने का ऐलान किया था। कलेक्टर थे विजय शर्मा, जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। विजय शर्मा ने खुद, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, उनको लखनऊ से वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री से निर्देश थे कि इस आंदोलन को आप अपने तरीके से इसको हैंडल करिए, बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसानों पर न गोली चलेगी न लाठी चलेगी। ये निर्देश थे सख्त। बाकी आप कैसे करना, कहाँ रोकना, कहाँ तक आने देना है आप, और उन्होंने आने दिया और वो सीढ़िया मैदान में आकर के बैठ गए और उसके बाद करीब 27-28 दिन, 1 महीने तक बैठे रहे और बाद में वापस गए। तो अगर सरकार सही ढंग से, भाई आप आके बुराड़ी के मैदान में रोक देते उनको, आप यहाँ चलिए, दिल्ली रामलीला मैदान में आने में दिक्कत होती, ट्रैफिक, बुराड़ी का तो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ तो तमाम सारे सत्संग होते रहते हैं, निरंकारी और समागम, आप रोक देते उनको, वहीं व्यवस्था कर देते हो, किसान नेताओं से बात कर लेते। एक तो ये बात पर आंदोलन। दूसरा, किसान राजनीति और किसान आंदोलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे, जिनको भारत रत्न मिला है, लेकिन चौधरी साहब ने एक भी आंदोलन किसानों के लिए नहीं किया, कभी धरने में नहीं बैठे। अब वो कहते थे किसान तो जमींदार है, जमीन का मालिक है, वो आंदोलन थोड़ी करेगा, उसको तो राज चाहिए, अपना उसका राज होना चाहिए। और इसीलिए महेंद्र सिंह टिकैत जब यूनियन बनाई जा रही थी, बड़े विरोधी थे शुरू में यूनियन के, कि किसानों की यूनियन थोड़ी होती है, मजदूरों को होती है। तो किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र से लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत और अभी ये जो नेता हैं तक एक अलग धारा है। और किसान राजनीति के जो नेता हैं, देवीलाल, चरण सिंह, कुमार आमार, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, दौलत राम सारण, बहुत सारे किसान नेता हैं, हमने वो किसान आंदोलन वाले में। तो वो एक अलग राजनीति, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है। तो पहले तो इसके फ़र्क को समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये, कभी भी पूरे देश के किसान एक साथ कभी नहीं आते हैं। जब शरद जोशी आंदोलन करते थे तो उनमें सिर्फ विदर्भ के किसान शामिल होते थे। जब किसान आंदोलन 80 के दशक का था तो पंजाब में भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लाखोवाल के लोग बैठते थे। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में कभी यूपी से बाहर के किसान नहीं आए, और यूपी में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, लेकिन माना उसको जाता था पूरे देश के किसान आंदोलन। नरसिम्हा स्वामी जब बैठते थे तो कर्नाटक के किसान, बिपिन भाई देसाई तो गुजरात के किसान। तो ये किसान आंदोलन का चरित्र कभी एक बार सिर्फ देश में, मैं चौधरी चरण सिंह की रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह की किसान रैली सबसे बड़ी रैली हुई थी और एक इंदिरा गांधी ने रैली की थी, लेकिन एक किसान रैली हुई थी 2 अक्टूबर 1989 को, जो पहली बार देश के किसान संगठन दिल्ली बोट क्लब पर आए थे, लेकिन उसमें लाठी चली किसानों के बीच में। शरद जोशी और टिकैत का झगड़ा हुआ मंच में, शरद जोशी को मंच से उठा के फिर नीचे गिरा दिया गया और वो अस्पताल में भर्ती हुआ। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था, वो सब मैंने अपने कवर किए हैं। अब बात आई कि किसानों की, जैसे कहा जाता है कि भाई वो रेंज रोवर पे चल रहे हैं। अरे आजकल तो काम वालियाँ भी मोटरसाइकिल से आती हैं, समाज बहुत आगे बढ़ गया है। जो मेड आती है ना, उनके पति उनको मोटरसाइकिल से छोड़ के जाते हैं। तो अब अगर रेंज रोवर से पंजाब के किसान या चल रहे हैं, सारे रेंज रोवर से नहीं आते हैं, कुछ रेंज रोवर से भी आते हैं, कुछ ट्रैक्टर से भी आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से भी आते हैं, हर तरह के। आप जाके वहाँ देखिए तो सही, हो सकता है उस आंदोलन की अगुवाई कुछ बड़े किसान कर रहे हों, लेकिन उसमें जो बैठे हुए उसमें 2 एकड़ 3 एकड़ वाले भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप जाके वहाँ करिए। और हमेशा किसानों का कोई भी आंदोलन उसको कुलक आंदोलन कह के आइसोलेट कर दो। अच्छा, एमएसपी अगर कानूनी गारंटी होगी तो उसका फ़ायदा खाली पंजाबी किसानों को थोड़ी मिलेगा। ये तर्क दिया जाता है 90% देश में एमएसपी नहीं मिलती, तो क्यों ना मिले उनको एमएसपी भाई? अगर ये बात मांगी जाएगी तो अभी तो पंजाब हरियाणा किसानों को मिलती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों को मिलती है, फिर तो बिहार और उड़ीसा किसानों को भी मिलेगी। तो फ़ायदा तो सबका होगा ना, कि खाली पंजाब के किसान अपने लिए मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी, वो तो किसानों के लिए एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं। अब एक तर्क दोता है साहब 18 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा सरकार। एमएसपी गारंटी का मतलब ये नहीं सरकार सारी खरीद करे, सरकार तो उतनी खरीद करेगी जितनी करती है।
और सरकार तो एमएसपी पे ही खरीद करती है। जी। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए भी वो एमएसपी पे खरीदें, जो कि एमएसपी से कम दाम पे खरीद के बेचते हैं और सरकार को ही बेचते हैं। वो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो खरीद के किसानों से कम दाम पे और सरकार को एमएसपी बेचते हैं, तो उस पर रोक लगेगी। उनकी बात है, बड़े आटा मिल वाले, फ्लोर मिल वाले, हमको भी 1 किलो और गेहूँ खरीदना होगा तो एमएसपी पे खरीदेंगे। तो ये एमएसपी गारंटी की मांग, और सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो भी समीर जी ने कहा, उस कमेटी की 37 बैठकें होंगे, क्या हुआ कहाँ से आज तक कोई पता नहीं। सरकार ये दूसरी बात ये है कि जब से किसान आंदोलन इस देश में शुरू हुए हैं, उनके मांग पत्र आप उठा के देख लीजिए, आज देख लीजिए, वही मांगे हैं कमोबेश। जी। तो क्या मतलब किसी भी सरकार ने उनके पर ध्यान ही नहीं दिया या उनको गंभीरता से नहीं लिया? वोट के समय तो सब किसान प्रेमी हो जाते हैं। देखिए, ये पैबंद लगाने से काम नहीं चलेगा कि आपने उनको किसान सम्मान निधि दे दी, नहीं चाहिए किसान सम्मान निधि, आप दीजिए एमएसपी। एमआरपी होती है फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स पे, तो किसान के प्रोडक्ट पे एमएसपी क्यों नहीं होगी भाई? आखिर लोग खेती क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों खेती अलाभकारी बन रही है? हर आदमी कह रहा भैया नौकरी लगवा दो हमारे बेटे की, वो बाहर आके चपरासी की नौकरी कर लेगा, खेती नहीं कर, क्योंकि खेती में कुछ लाभ नहीं है। तो इतनी स्वामीनाथन कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटियां बनी, तमाम सारे कृषि विशेषज्ञ हैं। आखिर हम गर्व से कहते हैं कृषि प्रधान देश है भारत, भारत किसानों का देश है, खेती का देश है। चौधरी चरण सिंह कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेती किसानी से, गाँव खलिहान से होकर जाता है। तो फिर जाता है गाँव किसान से होकर, तो गाँव किसान की तरफ चलो भी तो सही। आज भी कोविड काल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में थी, तो अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3% की ग्रोथ दी थी। तो ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो है बुनियाद और जड़ कहाँ पर है। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मोदी सरकार या मनमोहन सरकार की बात नहीं, ये सतत सरकारों का रवैया है कि उनके प्रो कॉर्पोरेट जो है पॉलिसी, और जो सरकारों में कॉर्पोरेट लॉबी बैठी हुई है, वो नहीं चाहते हैं कि खेती पर कोई ज़्यादा ध्यान हो, और ये सच्चाई है। इसीलिए जब किसान आंदोलन होता है तो सबसे पहला काम होता है कि उसको आइसोलेट कर दो। हर जो है उसमें आइसोलेट कर दीजिए, ये तो कुलक हैं, ये बड़े किसान हैं, ये ज़मींदार हैं, ये अमीर हैं, ये ट्रैक्टर पे चलते हैं, ये उस पर, अरे भाई ट्रैक्टर पे चलते हैं। आज़ादी के आंदोलन में वकील थे सबसे ज़्यादा, उसके बाद पत्रकार थे, उसके बाद सब सेठ लोग थे। गरीब आदमी तो बाद में आया ना आंदोलन में, वो तो तब भी खेत में काम कर रहा था। तो कह दो, खारिज कर दो उसको कि वकीलों का आंदोलन है, तो देश का आंदोलन है ही नहीं। जेपी आंदोलन में राजनीतिक दल थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कौन सा आम आदमी उसमें जेल गया था? पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर जाते थे जेल, तो खारिज कर दो। तो ये नहीं होता है कि आंदोलन में पूरा देश एकदम थोड़ी सड़क पर आ जाता है। फिर ये जलाना कि साहब बाकी वर्ग मजदूरों में, अभी एनपीएस को लेकर कर्मचारी नहीं क्या गोलबंद हो रहे हैं क्या? ओपीएस को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के लोगों में संतोष नहीं, तो हर वर्ग में है। ठीक है, सरकार भी तरीके से एड्रेस कर रही है। राजनीतिक फायदा हर अब विपक्ष में रहता दल उठाता है। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हो रहे थे और सड़कें रोकी जा रही थी और यात्राएं निकल रही थी, तब डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, गोलियां चलती थी और दंगे होते थे, क्या नहीं हुआ था? तब वो तो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का आंदोलन था। ये आंदोलन जो है, किसानों का आंदोलन जो है, वो देश विरोधी हो गया। फिर जो पिछड़ा आंदोलन था उसको भी शुरू में खालिस्तानी, आतंकवादी, देश विरोधी, कम्युनिस्ट, माओवादी सब कहा गया था। बाद में उसी आंदोलन को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और इसलिए वापस ले रहे हैं। तो आखिर ठीक है, ये आंदोलन किसानों का जो हो रहा है, इसमें अभी सारे संगठन वो नहीं हैं, लेकिन उन संगठनों ने भी कहा है कि अगर जुल्म हुआ तो हम इनके साथ खड़े होंगे। तो अब सवाल ये है कि आप बातचीत जब कर रहे हो, भी किसी ने, शायद प्रेम जी ने कहा था कि जब बातचीत हो रही है तो रात में आंसू गैस की गोली क्यों छोड़ रहे हो भाई? और दूसरी बात, जैसे अवधेश जी ने एक प्रश्न उठाया, बहुत जायज़ प्रश्न उठाया कि तैयारियां किसने की हैं, कौन है इसके पीछे? तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उसके पास सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो पता लगाए, और अगर ऐसे तत्व तो शामिल हैं तो उनको आइसोलेट करे, उनको वहाँ से उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और बाकी जो जेन्युइन किसान आंदोलन के लोग हैं उनकी बात सुने, उनसे बात करें। मैं आज एक चैलेंज देता हूँ, रिसर्च कर लीजिए, 2.5 एकड़ का कौन सा किसान है जो रेंज रोवर खरीद सकता है? हाइपरबोलिक होना और बड़ा भारी कह देना, कौन किसान है जो रेंज रोवर खरीद सकता है, वो छोड़ दीजिए। मेरे संयुक्त परिवार में 14 एकड़ की खेती है। आप जाइए गांव में देख लीजिए, पूरे के पूरे, मतलब कई भाइयों में मिल करके है। बड़ी मुश्किल से जो चीज़ होती है, किसी तरह से कौन किसान रेंज रोवर खरीदता है और कितने के पास रेंज रोवर है,
एक पंजाब ही है इस धरती पर और दूसरा प्रांत नहीं है कोई। पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए कहीं। एक बात मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्लासेस एंड मासेस। आप कोई भी चीज़ कीजिए तो मासेस की बात कीजिए। पिछली बार भी जिस आंदोलन की बात की जा रही है वो आंदोलन ऐसा था कि जैसे गई बीजेपी, क्या हुआ उसका वेस्टर्न यूपी में? जनता ने रिजेक्ट कर दिया उन किसानों को जो यहाँ पर साल भर बैठे हुए थे, अपने मुंह का लेकर आ गए। किसने वोट दिया? तो सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में आप ये देखिए ना, फैसला तो बैलेट से होता है। किसकी नीतियाँ सही थी? इसी वेस्टर्न यूपी में जिसमें कहा जा रहा था साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो देखिए मेरा ये कहना है कि बेसिक बातों, हम इस बात पर जो मैंने उठाया था 2.5 एकड़ का, जो लोग मुंशी प्रेमचंद को कंप्यूटर पे पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि 2.5 एकड़ की खेती से मर्सिडीज खरीदी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, खेती अलाभकारी, और ये पूरी दुनिया का किसी भी देश में बता दीजिए कि जहां 2.5 एकड़ की खेती लाभकारी हो। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी है आप सुनिए, ये लोग तो आज की बात कर रहे होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात हुई, ज़मीन जोतने वालों की नारा दिया गया और वहाँ पर ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फ्रांस में। छोटी छोटी जो थी सब उसके मालिक बनाए गए। नतीजा क्या हुआ बाद में? अलाभकारी होने के नाते फिर वही छोटी छोटी होल्डिंग्स बड़े बड़े ज़मींदारों को बिक गई और लैंड कंसंट्रेशन हुआ। अमेरिका में, यूएस में बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे छोटी छोटी जोत कोई है ही नहीं है। लाभकारी इसलिए होती है कि आप मॉडर्न खेती जिसमें फर्टिलाइज़र टाइम पे जाए, जिसकी पेस्टिसाइड्स पूरी देखी जाए, पर कैपिटा क्या, वो खेती होती है, वो खेती फ़ायदेमंद होती है। खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन हो, यहाँ पे एक पॉलिटिक्स चली गई, क्योंकि तमाम ये सो कॉल्ड जितने भी ये पीजेंट्री मूवमेंट के हैं, इनके लिए वो किसान वोट बैंक है। 70 साल में कभी किसी ने ये नहीं देखा। और ये तो बिल्कुल लालू प्रसाद तो कहते थे कि एक हैंडपंप लगाओगे तो बाकी लोग भी मांगने लगेंगे। जब तक गरीब है तब तक वो उनका वोट बैंक है। ये सारा जो किसान मूवमेंट, सो कॉल्ड पीजेंट्री पार्टी, इन लोगों ने अपना घर बनाया, किसानों को लूटा है, छोटे छोटे मजदूरों को। ये जो किसान नाम पर करते हैं ना, जाके देखिए, सर्वे कर लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने किसानों के घर वो सारे सुविधा संपन्न हैं, कितने बड़े घर हैं। 1 करोड़ का किसान का घर नहीं होगा भाई साहब, और 1 करोड़ की वो मर्सिडीज पे चलेगा। हम लोग हवा में बातें करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, और ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक छोटी मार्जिनल फार्मिंग को आप लाभकारी नहीं बनाएंगे तब तक इस देश का 90% किसान पिछड़ा रहेगा और 10% लोग आंदोलन चला चला के इसी तरह से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहेंगे, जिसको मोदी जी नहीं होने देंगे। उस बार भी नहीं होने दिया था। और वो कानून, जो 3 कानून आए थे, खुद कांग्रेस ने कहा था, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, मार्केट को खोलो, खेती को खोलो, किसान को आप सड़क दो, उसको कर्जा मत दो, किसान को सड़क दो और मंडी दो, उसको जाने दो, मेहनत करेगा, अपने माल बेचेगा, वो कहीं भी बेच सकता है। इस आशय पर मोदी ने 3 कानून लाए थे। लेकिन मोदी ने कानून इसलिए वापस किए कि पूरी खबर थी कि इसमें सेपरेटिस्ट ताकतें इस आंदोलन में जुड़ गई हैं और ये यूपी के चुनाव से पहले बहुत बड़ा देश में वो करने चाहती हैं। इसलिए वो कानून गलत नहीं थे, उन कानूनों को वापस लिया गया। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल मजबूरी थी। रामपाल जी मेरे बड़े हैं, हमसे, मैंने इनसे सीखा है। देखिए, हमको चलना चाहिए और देखिए कितने लोगों के पास रेंज रोवर है, पहले तो ये देख लें, नंबर 1। दूसरी बात ये है, पंजाब की अर्थव्यवस्था के 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वहाँ जो किसान हैं वो हर घर से 1 आदमी या 2 आदमी कनाडा में और अमेरिका में और वहाँ पर हैं। और वहाँ एनआरआई, गुजरात और पंजाब 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ एनआरआई इकॉनमी सबसे स्ट्रांग है। आज ज़्यादातर खेतों में काम बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर करते हैं और वो किसान जो है जिनके पास ज़मीन है, उनके घरों के लड़के कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो उनसे खेती कराते हैं। वो लैंड रोवर भी है उनके पास, सब है। वो एक मैकेनाइज आज से नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को मिला है। हरित क्रांति स्वामीनाथन जी जिसके जनक थे, तो एक अलग स्थिति है। अब पंजाब के किसानों वाली स्थिति अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की हो जाए तो क्या बुराई है भाई? जिन 90% की हम बात कर रहे हैं, अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो उनको भी तो फायदा होगा।
बड़े को ज़्यादा फायदा होगा, छोटे को कम फायदा होगा, ये बात सही है जी। लेकिन फायदा तो सबको होगा ना। सबसे ज़्यादा तो वही लुटता है, उसी से खरीदा जाता है बिना एमएसपी के सस्ते में दाम, 2 एकड़ वाले से, 2.5 एकड़ वाले से। वो व्यापारी जा करके उससे खरीदता है और कहता है तुम घर बैठो, कहाँ मंडी आओगे। एक बात। दूसरी बात बिल्कुल ही सही बात है, मैं सहमत हूँ कि मार्केट देना चाहिए किसान को। और मार्केट मंडियाँ 1935-36 में जब सर छोटू राम ने मंडी कानून पारित कराया था, तब से मंडियों का विस्तार लगातार देश में हुआ है। और सरकारी उन कानूनों में जो बुराई थी उसकी समीक्षा कि आप सरकारी मंडी पर टैक्स लगा रहे थे, प्राइवेट मंडी को टैक्स फ्री कर रहे थे, यानी सरकारी मंडी खत्म हो जाए, कौन टैक्स देने जाएगा वहाँ। एक तो बड़ा विरोध था, और भी बहुत सारे उन कानूनों की कमियां थी जिन पर चर्चा भी हुई थी लगातार। तो ऐसा नहीं था वो सब कुछ हरा हरा था उस कानून में, उनमें भी बहुत दिक्कतें थी और सरकार उनको मानने को तैयार नहीं थी। तो एक दूसरी बात यह है, मैं संक्षेप इसको कंक्लूड करूँगा, मैं बार बार मानता हूँ कि आंदोलन का व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो किसान यहाँ धरना दे रहे हो वो जब कल वोट देना होगा तो बीजेपी को वोट न दें या कांग्रेस को वोट न दें। वो वोट महेंद्र सिंह टिकैत तब बेटा राकेश टिकैत खुद अपनी खतौली कॉन्स्टिट्यूंसी से जमानत जब्त कराई है, उस समय जब पीक पे थी किसान यूनियन। और हमेशा मैं तो कानपुर शहर का हूँ, लाल झंडा लेके सब चलते थे, लेकिन जब वोट देने जाते थे तो मिश्रा जी और तिवारी जी और सिंह साहब हो जाते थे। तो जब वोट देने जाता है किसान तो पैटर्न तो वो अपने वो फिर हिंदू हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, जाट गुजर यादव कुर्मी ठाकुर पंडित हो जाएगा। हाँ, वो तो कारण इलेक्टोरल बदल बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। इसलिए किसी भी सरकार को इस तरह के आंदोलन से डरने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जिसको वोट जहाँ देना वहीं वोट देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है, इसका आंदोलन का और राजनीतिक व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मैंने जो मर्सिडीज की बात कही थी, मैंने कहा था खेती से मर्सिडीज कौन खरीद सकता है, वो कनाडा में रहते हों, वो लंदन रहते हों। सर अब पहली बात तो देखिए, कभी भी आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, विनोद जी बड़े हैं, मुझे बता दें कि साल भर तक टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और घेर के रखा गया और दिल्ली के लोगों को कारखाने तक बंद हो गए हों और ये स्थिति पैदा 50 लोग तो नहीं बैठे रहते थे साल भर में। हम लोग लास्ट में उसको उठा के फेंका जा सकता था, लेकिन सरकार ने तो किया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें कि ब्रिटेन के जो है लेबर पार्टी के लोग खड़े होते हैं और उतरते हो कि भारत सरकार से बात करिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में और चारों उतरते हो, ग्रेटा थनबर्ग उतरती हो, पाकिस्तान का जो है मंत्री बैठता हो और टूलकिट बनता हो भारत के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए। ये क्या पिछली बार नहीं हुआ था? क्या किसी से छिपी हुई तथ्य है ये कि उसमें विदेशी शक्तियां शामिल थी? ये कैसे? तीसरी बात है कि अगर एमएसपी की बात है तो सब भाई सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक कमेटी बनी है, एक किसान संगठन, सभी किसान संगठनों को कहा गया कि आप अपनी बात इसमें रखिए कि एमएसपी का पैमाना क्या हो, कैसे। तो एक किसान संगठन जो आंदोलन है उसमें आज तक अपनी बात रखने नहीं गया है। तो क्या इनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि एमएसपी की कमेटी में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? चौथी बात कि जहां तक सवाल है, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। देखिए, जो किसान जो जैसे गेहूं है, आप कह रहे हैं 2013 में 1400 रुपया था एमएसपी, आज 2275 रुपया है। तो जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आप कहते हैं C+ की मैं बात कर रहा हूं, वो भी करीब 2400 रुपये जाता है। उसमें आगे पीछे कर लेंगे तो 100-150 का अंतर है। उसी प्रकार से रेपसीड सरसों 3050 से 5650 है आज, मसूर का 2950 से 6425 रुपया हुआ है, चना का 3100 से 5040 रुपये कह रहे थे। देश की एमएसपी का 75% पंजाब हरियाणा में जा रहा है, 25% में संपूर्ण देश है। और हो क्या रहा है इस समय? ये आंदोलनकारी कौन है? पूरे पंजाब में जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की विरोध किया है, छोटे छोटे किसानों की जमीन लेकर के बड़ी बड़ी फार्मिंग होती है, एग्री प्रोडक्ट है, देश विदेश में जाता है, बिहार से यूपी से चारों तरफ से 1200-1500 रुपए खरीद करके और अपने नामों से पंजाब में बेचा जाता है। व्यापक भ्रष्टाचार है। तो इसलिए ये जो आंदोलनकारी हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। ये किसान नहीं, मैं किसान हूं, मैं आपको इसलिए रोका हूं कि मैं इसमें मालूम नहीं, मैंने हल चलाया है। सुनो, मैं सामान्य परिवार का, मैंने हल चलाए हैं, मैंने कुदाल चलाए हैं, मैंने धान रोपा है, मैं गेहूं रोपा है, कटाई की है, और जो आजकल नहीं होता है वो दौनी बैल से होते थे, वो मैंने किया है। मुझे मालूम है खेती का क्या संकट है। मैंने भैंस और गाय दुहा है और कैसे पैसे आते हैं मुझे खेती। हम लोग किसान है, ऐसे विरोध करेंगे? अब आप आइए कि इन्होंने पूछा कि सरकार ने क्यों नहीं सरकार
कौन होती है रोकने वाली? सरकार कोई नहीं रोकने वाली होती है। लेकिन पिछली बार जो बुराड़ी दिया गया था, किसानों को कहा गया था कि बुराड़ी में बैठ के करिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? उन्होंने नहीं माना कि हम बुराड़ी में नहीं बैठेंगे और सड़क को घेर करके बैठे रहे। और इतनी तैयारी से अगर कोई आएगा तो क्या दिल्ली में उधम मचाने के लिए छोड़ा जाएगा? ट्रैक्टर परेड निकला था, एक रूट दिया गया था कि उस रूट पर जाइए, पहले हाथ जोड़ा गया, वो रूट से बाहर निकल के सब चलने लगे थे। और क्या अत्याई हुआ था लाल किले से हमको मालूम नहीं है। तो जब विदेशी शक्तियां इसमें शामिल है और खालिस्तानी फोर्सेस नहीं थे, अखबार में तस्वीरें छप रही थी, वहां मारकाट हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, लड़की का बलात्कार हुआ है, यह आंदोलन था ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश में किसानों का और कृषि के क्षेत्र हमेशा नेग्लेक्ट रहा है। इस भारत में किसानों का पैसा सम्मान का हो कि हम गर्व से कहें कि हम खेती करते हैं, उनका जीवन यापन ठीक से चले। और आज एक किसान धोखा से मुश्किल से 10% 15% किसान होंगे जो केवल खेती पर निर्भर होंगे। अब किसी का कोई व्यापार है, कोई नौकरी करता है, इसलिए वो स्थिति खेती की नहीं है कि हम केवल किसान हैं और किसान पर निर्भर करते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं होना चाहिए। जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं, केवल एमएसपी नहीं है जो मोदी सरकार ने, मैं ये कह रहा हूं, आप आगे पूछेंगे, आपका डिबेट समय खत्म हो रहा है। 1947 के बाद किसी एक सरकार ने अगर कृषि की समस्याओं को गहराई से अध्ययन करके उनको दूर करते हुए और किसानों की आय बढ़े, उनका जीवन यापन बेहतर, उसके लिए जैसे जैसे कदम उठाने चाहिए उतने कदम उठाए गए हैं। आप देखेंगे, चाहे बजट के स्तर पर देखिए, सब्सिडी के स्तर पर देखिए, प्राकृतिक खेती के लेवल पर देखिए, मार्केट इकोनॉमी कराने के देखिए, वन मार्केट की कोशिश हो रही, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो ये कह रहे नहीं हुए हैं। तो केवल एमएसपी ही नहीं है, लेकिन फिर मैं अभी कह रहा हूं ये किसान संगठन जो एमएसपी की मांग कर रहे थे, वो एमएसपी की कमेटी में आज तक उनको जाने से किसने रोका था? तो आप देश को हाथ में ले लीजिए आप। और ट्रैक्टर को, एक ट्रैक्टर बताओ, 5 एकड़ तो कह रहे थे 2 एकड़, मैं कह रहा हूं 10 एकड़ खरीदने, 10 एकड़ भी जमीन जोतेगा ना, वो ट्रैक्टर की उस ढंग से जो है मॉडिफाई नहीं करा सकता है। एक गाड़ी हम लोगों को खरीदना होता है, हम लैंड रोवर में खरीद सकता हूं क्या? लैंड रोवर तो छोड़ो, मुझे एक इनोवा खरीदना होगा तो सोच हमको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस प्रकार से तर्क हम देते हैं तो अराजक तत्वों को, जो देश विरोधी भी तत्व उसमें शामिल है, सारे नहीं होते हैं, वो लाभ उठाते हैं उसका। जो हिंसक तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, वो इसका लाभ उठाते हैं। गलत मांगों के लिए भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन वो बिल्कुल अहिंसक कानून के तहत सत्याग्रह तरीके से होता है। हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, जहां रोका गया रुके, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की किया है, अरेस्टिंग होती है, अरेस्ट होइए, फिर निकलिए, फिर आंदोलन करिए। आप युद्ध करेंगे, पुलिस से लड़ाई लड़ेंगे। और जिसने घेरा है, मैं मानता हूं कि इस समय ये जो विनोद जी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ये आपकी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इतनी तैयारी हो रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार है इंटेलिजेंस, उसको पता नहीं था कि यहाँ क्या हमारे स्टेट में तैयारी हो रही है, सब क्या करेंगे। हरियाणा की सरकार को भी थोड़ा पहले सचेत रहना चाहिए। लेकिन सरकारें सचेत नहीं हो, इसके लिए हम एक हिंसक उग्रवाद और इस डरावना दृश्य को सहयोग को सपोर्ट करें, इसके साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं। मेरे लिए हर आंदोलन में नैतिकता, आदर्श, सिद्धांत और पारदर्शिता आवश्यक है। मैं अपना मूल्यांकन उसी कसौटी पर करता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं कि किसी के आधार पर करूंगा, इसलिए कर रहा हूं कि मेरी दृष्टि में और इस देश के हजारों लाखों किसानों और आंदोलनकारियों की दृष्टि में ये एक हिंसक, अराजक, उग्रवादी और डरावना दृश्य पैदा किया जा रहा है, जिसका विरोध करना पड़ेगा। हमने अपनी बात रखी। हमारे पिच लो से नहीं हाई थे और बहुत हाई थे और हाई होते चले गए। तो क्यों नहीं हो हाई? जब 700 से ज़्यादा किसान मर गए, किसी की पिच हाई नहीं हुई, सब लोग बैठे हुए। हमने कभी नहीं देखा कि हाई पिच में बोला गया। हाई पिच कब होगा भाई? पत्रकार क्या इन चीज़ों से जुदा होता है? उसकी भावनाएं नहीं होती है क्या? रात में आंसू बम गिराए जाएंगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे, हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे? हम आम नागरिक नहीं है, इंसान नहीं है, पत्रकार रहे तो क्या सब कुछ इधर रख करके आए? ये मूल बात है जो हाई पिच होगा। बात सीमांत किसानों की बहुत हुई है। हाई पिच से समस्या नहीं। अरे बात समझिए, सर, मैं जवाब मिल भी गया। अभी थोड़ी देर पहले रामकृपाल सर जिस तरीके से हाई पिच हुए है ना, वो तो एक जवाब देने के लिए हुए। हम तो उन किसानों के लिए हाई पिच हो रहे हैं जिन पर बम गिराए जा रहे हैं आंसू। हमारा तो जनरल काउज है, आपका तो पर्सनल काउज था, तब आप हाई पिच हो गए, खुद को रोक नहीं पाए। मैं आगे बोलना चाहता हूं कि देखिए, सीमांत किसान की बात बहुत हुई है। ये एमएसपी तो सीमांत किसानों के लिए ही है। एमएसपी का मतलब ये नहीं होता है कि सबके सब ये सरकार की खरीद करे। एमएसपी का मतलब होता है कि हमारी फसल को कम से कम ये दाम मिलना चाहिए, इससे नीचे अगर बिकेगा
तो फिर वो इलीगल होगा अगर हमने वैधानिक गारंटी दे दी तो जब हम ये सुरक्षा नहीं देंगे, इस सुरक्षा के बगैर अगर अपने सीमांत किसानों को हम बाजार के हवाले करेंगे तो वो किसान अपना जमीन बेचने को, वो 1.5 एकड़ भी जमीन उनके पास नहीं बचेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून लाया उसमें यही किसानों को उन्होंने असुरक्षित बाजार के हवाले करने की कोशिश की। पहले से एक अनाज भंडारण के लिए अडानी ने सब जगह बना लिए थे, जमीन ले लिया और भंडारण का जुगाड़ कर लिया, क्योंकि इनकी सेटिंग हो गई थी कि ये तो कानून आ ही रहा है। तो ये कानून लाया ही गया था अडानियों के लिए कि किसानों की जमीन भी चली जाएगी, ये खतरा था, इसलिए इसका विरोध शुरू हुआ। आज वो आंदोलन वो वापस लिया गया, तो अब इस वापस लेने को चाहे जैसे भी बचाव करें, वोट के लिए वापस लिया कि उनको मजबूरी में वापस लिया, लेकिन वापस लिया। और ये कृषि कानून जब आपने लाया था तब भी तालियों की जोर पर लाया था, तब भी राज्यसभा में वोटिंग नहीं होने दी थी और गलत तरीके से लाया था, और उसके बाद वापस भी लिया तब भी आपने सदन का में कोई चर्चा नहीं की। ये पूरे लोकतंत्र का सरासर जो अवमानना है वो है। हम कहते हैं देखिए अयोध्या में अभी पीछे राम मंदिर का ये हुआ प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सरकार ने कह दिया अयोध्या कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं रहेगा, सारे होटल बंद, सब कुछ बंद। ये क्या, ये कौन सा, ये क्या था? वो क्या नागरिक अधिकार का उल्लंघन नहीं था? नहीं, बात सुनिए, यहाँ पर गवर्नमेंट का मैंने जस्ट एक लाइन में कंपैरिजन किया है, वो भी जनता के अधिकार का उल्लंघन है। उसके बाद आंदोलन हमने पहले भी कहा, आंदोलन क्यों हो रहा है? अरे आपने तो मांग मान ली थी, मांग भी मान ली थी, एमएसपी देने का वादा भी किया था। भाई एक कमेटी बनी थी, नरेंद्र मोदी जी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता कर रहे थे ना, जो एमएसपी पर विचार कर रही थी। नरेंद्र मोदी जी की संस्तुति थी कि एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी होना चाहिए। फिर क्या बात कर रहे हैं सारे जब विकास परिषद की में ये बातें आई थी, समिति बनी थी, नरेंद्र मोदी पक्ष में थे एमएसपी के, ये सारी एमएसपी की गारंटी की बात की थी, एमएसपी के सबसे बड़े पैरोकार थे, ये सारी बातें तय हैं। इसके बाद भी आप मांग नहीं मान रहे, मजबूर कर रहे हैं, 3-3 साल तक रोके हुए। आपको क्या जीवन भर सत्ता दी जाएगी तब आप मानेंगे? सत्ता के लिए आप किसान आंदोलन की मांगे नहीं मानेंगे कि वोट आएगा तब हम आपके आंदोलन स्थगित कर देंगे, वोट आएगा तब हम एमएसपी की घोषणा कर देंगे, तब आपको इसके लिए आप क्या सत्ता में बैठे हुए हैं? ये आंदोलन के लिए मजबूर किया गया है और आंदोलन को पेंट किया जा रहा है, आंदोलन को पेंट किया जा रहा है कि ये इधर से है और उधर से है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो तर्क है ना, ये तर्क कभी खत्म नहीं होंगे। वापस जैसा आप लोगों ने कहा कि देश की आज़ादी से मुझे हाँ, क्योंकि देश की आज़ादी से अब तक किसानों का विषय ऐसा रहा, हम जहाँ पर खड़े हैं, अगर 2024 में भी हम किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी थी। लेकिन वापस ये एक ऐसा विषय भी है जिसके इतने पक्ष हैं कि इसको समेट पाना एक डिबेट में, एक एपिसोड में आसान नहीं होता। लेकिन सबने अपनी राय रखी, सबने अपने पक्ष रखे। आप किस ओर हैं, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर हमारे दर्शकों का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में अपना वक्त दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।